यस, बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग अब तक अध्ययन कर चुके हैं कि ट्रांसफॉर्मेंट को उसकी पॉपुलेशन से कैसे कलेक्ट करें, जिसमें रिकॉम्बिनेंट भी और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट भी उसके साथ हैं। दूसरा हम लोगों ने स्टडी कर लिया है किसके बारे में, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी पढ़ लिया है। और हम यहाँ तक जान गए हैं कि जीन की क्लोनिंग करके जो हमारा डिजायर्ड जीन है उसका कलेक्शन कर लेते हैं, एंड द कलेक्शन ऑफ द डिजायर्ड जीन इज नोन एज जीन लाइब्रेरी। यहाँ तक की बात कर लिया है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम जो जीन बनाए हैं, जिसकी क्लोनिंग किए हैं, जो हमारी जीन लाइब्रेरी में मौजूद है, जो हमारी आवश्यकता का सामान है, उस जीन को हम किसी ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर प्रवेश कराएंगे। उस ऑर्गेनिज्म के शरीर में प्रवेश कराएंगे जिसका कैरेक्टर हम क्या करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो अब उसके शरीर के अंदर हम प्रवेश कराएंगे जिस भी ऑर्गेनिज्म में इसका हम देखना चाहते हैं। तो फिर जीन ट्रांसफ़र की विधि फिर वही अपनाएंगे। क्या करना है, ये आपका जो है ये डिजायर्ड जीन है, दिस वन, इट इज द कलेक्शन ऑफ डिजायर्ड जीन, द कलेक्शन ऑफ डिजायर्ड जीन। इस जीन को हम किसी भी ऑर्गेनिज्म, जिसको हम टारगेट ऑर्गेनिज्म कहेंगे, जिसका कैरेक्टर हमको चेंज करना है, ये कौन हो सकता है, ये बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, प्लांट सेल हो सकता है, या फिर एनिमल कोई भी हो सकता है। जिसका कैरेक्टर हमको चेंज करना है उसके शरीर में इस जीन को हम लॉन्च करेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज दैट आपने जो डिजायर्ड जीन यहाँ लिया है, ये कौन सा जीन है, जीन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, ये कौन सा जीन है, जीन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपको पता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, एयर जो है उसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन है, 79%। एंड यू आल्सो नो दैट नाइट्रोजन इज इसेंशियल एलिमेंट फॉर द लाइफ ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स एंड इवन इन माइक्रोब्स आल्सो। नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है प्लांट्स की क्लोरोफिल का। नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है न्यूक्लिक एसिड का। नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है एमिनो एसिड और प्रोटीन्स का और कुछ एंजाइम्स का। अब आपको मालूम है कि नाइट्रोजन की कोई फैक्ट्री किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में तो है नहीं, कि है नाइट्रोजन पैदा करने की कोई मशीन है क्या? नाइट्रोजन का केवल एक और एक ही सोर्स है, वो है एटमॉस्फेयर, जहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। एनिमल्स में ऐसी कोई डिवाइस नहीं है जिससे नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से हम डायरेक्ट ले लें। हम एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ना लेकर के नाइट्रोजन के आयंस लेते हैं, वो भी वो पानी में घुली हुई अवस्था में हमको प्राप्त होते हैं, जिसको हम मिनरल वाटर कहते हैं। तो मिनरल वाटर के थ्रू नाइट्रोजन हमें जो है मिल सकता है। ठीक है, या फिर हम जो भोजन करते हैं उसमें नाइट्रोजन मौजूद रहता है, उसका स्रोत है। लेकिन पौधे भोजन तो करते नहीं हैं, कुछ प्लांट्स को छोड़कर। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्टिवरस हो जाते हैं और वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। इंसेक्ट्स की त्वचा में जो काइटिन होता है, कवर उसका, उस पर नाइट्रोजन उसमें होता है, तो ये नाइट्रोजन उनका नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट पूरा करता है। लेकिन कुछ प्लांट्स, क्या ढेर सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें कि वो इंसेक्टिवरस नहीं होते और उनको नाइट्रोजन की कमी पूरा करना है, परंतु नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से प्राप्त करने की कोई मैकेनिज्म डायरेक्ट उनके शरीर में नहीं है। वो केवल नाइट्रेट आयन के रूप में जो है मिट्टी से नाइट्रेट आयन पानी में घुली अवस्था में एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो हवा में नाइट्रोजन है वो मिट्टी में आई कहाँ से? तो जो हवा की नाइट्रोजन है इसको मिट्टी में ले आकर कन्वर्ट करने का काम कौन करते हैं? कुछ माइक्रोब्स होते हैं, और इस प्रोसेस का नाम होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, या फिर कुछ एल्गी होते हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी जिनमें हेट्रोसिस्ट पाया जाता है, और उसी हेट्रोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम चलता है, राइट। तो कहीं ना कहीं से पौधों को नाइट्रोजन हवा में जो मौजूद है उसे वो मिट्टी से प्राप्त करते हैं, परंतु मिट्टी में जो नाइट्रोजन आती है वो एटमॉस्फेयर की ही होती है, और मिट्टी में अमोनिया, उसके बाद नाइट्रोजन के नाइट्रेट के फॉर्म में नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम बैक्टीरिया का होता है। तो दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, दूसरे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, और प्लांट्स इसी नाइट्रेट को पानी में घुलनशील अवस्था में उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जिन प्लांट्स में नाइट्रोजन का फिक्सेशन अपने दम पर करने की स्थिति नहीं है, तो हमें इसका आकलन करना है कि पौधे अपने दम पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन क्यों नहीं कर पाते। तो उत्तर एक ही है
कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने के लिए जो जीन जरूरी है वो इन पौधों के शरीर में नहीं है। तो हमें क्या करना है, तो हमें उन बैक्टीरिया का ध्यान देना है कि कौन से ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो ढेर सारे ऐसे पाए गए। तो देखा गया वो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल जीन इन देयर सेल एंड दैट इज द निफ जीन। इसकी वजह से नाइट्रोजिनेज एंजाइम बनता है और नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार है। तो वैज्ञानिकों का दिमाग गया कि क्यों ना इस नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन को हम आइसोलेट कर लें बैक्टीरिया में से, जैसे अभी हम आपको पढ़ा के आए हैं। तो यहाँ पर सोर्स कौन हुआ उस डिजायर्ड जीन का, सोर्स हुआ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया काम क्या कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। जीन क्या काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। तो हम इस जीन को उस बैक्टीरिया के शरीर से आइसोलेट कर लेते हैं। बात समझ में आ गई, उसको आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट करने के बाद क्या करते हैं, हम उसकी क्लोनिंग करते हैं। क्लोनिंग करने के बाद हम इस स्थिति में आ गए, ये हमारा निफ जीन है। अब हम क्या करेंगे कि अगर किसी प्लांट को हम क्या कर रहे हैं, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रॉपर्टी डेवलप करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको इस जीन को उसके जर्म में लॉन्च करना होगा। किसे, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन को उसके जर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, लॉन्च करना पड़ेगा। तो यही कहानी है। अब हम क्या करेंगे कि मान लो हमारा एक प्लांट है, इसके शरीर में हमें लॉन्च करना है। किसमें, प्लांट की बॉडी में इस जीन को हमें लॉन्च करना है। तो हम इसको निकालेंगे और इसके बॉडी में ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र किस में करना है, इसके जर्म में करना है, ताकि पूरे शरीर में आवे। अगर पता लगा कि किसी एक पत्ती में आपने कर दिया और पत्ती उसके लीफ फॉल हो गई और पत्ती गिर गई ज़मीन पर, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन पत्ती में था, खत्म काम। हमें किस में करना है, हमको प्लांट के जर्म में करना है। जिससे जर्म मतलब सीड में, उसके पोलन ग्रेन में, उसके एग में, ताकि ये उसके पूरे शरीर का हिस्सा हो जाए और नेचुरल फॉर्म में ये जीन उसकी बॉडी में परसिस्ट करे। अब यहाँ पर प्लांट क्या हो जाएगा, प्लांट को हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ट्रांसजेनेसिस हमने किया है। व्हाट डू मीन बाय ट्रांसजेनेसिस, आपने जीन को उस प्लांट के शरीर में ट्रांसफर किया है। जिस ऑर्गेनिज्म के शरीर में ये नया जीन हम ट्रांसफर कर देते हैं, हम उस ऑर्गेनिज्म को जीएमओ कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। नाउ दिस प्लांट इज एबल to fix the atmospheric nitrogen on behalf of its own behalf। अपने दम पर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, बिकॉज नाउ इट इज हैविंग द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम एंड नाइट्रोजिनेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसी प्रकार से अब मान लो जैसे आपको कोई जो है एंटीबायोटिक बनाना है, मान लो वो पेप्टाइड एंटीबायोटिक है और इस बैक्टीरिया के शरीर में उसका जीन ही नहीं है, तो जिसमें है वहाँ से निकाल कर इसमें डाल देंगे और बैक्टीरिया से वो प्रोडक्ट हम प्राप्त करेंगे। किसी भी प्रकार का जो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक से जो प्रोडक्ट हमको मिल सकता है, तो जिस ऑर्गेनिज्म से हम पैदा करना चाहते हैं उसके शरीर में हमें लॉन्च करना होगा। तो जिसके शरीर में हमने लॉन्च कर दिया, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये जीएमओ कहलाएंगे। और फिर इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जीएमओ से जो प्रोडक्ट प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, इनको जीएमओ प्रोडक्ट कहेंगे। ये काम करने के लिए हमें डीएनए को यहाँ इसके शरीर में ट्रांसफर करना होगा और डीएनए को इसके शरीर में ट्रांसफ़र करने का तरीका क्या होता है, डीएनए ट्रांसफ़र के जितने तरीके हम आपको बता चुके हैं वो सारे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चाहे वो टीडीएनए ट्रांसफ़र हो, चाहे वो जीन गन का इस्तेमाल करके हम ट्रांसफ़र करेंगे, या इलेक्ट्रोपोरेशन, तमाम तकनीक हम बता चुके हैं आपको। तो इस प्रकार से इस जीन को उसके शरीर में लॉन्च कर देंगे। अब मान लो कि एक बैक्टीरियल सेल है जिसमें ये जीन आपने लॉन्च कर दिया है। मान लो कि ये बैक्टीरियल सेल है, दिस वन इज द डिजायर्ड जीन, दिस वन इज जीएमओ। जीएमओ का मतलब बैक्टीरियल सेल, जिसके शरीर में जीन लॉन्च करके इसको मॉडिफाई कर दिया है। अब जरूरत यह है कि इस सेल को हम क्या करेंगे, इसका कल्चर करेंगे। क्या करेंगे, इसका कल्चर करेंगे। फिर इसका क्या मिलेगा हमको इसका प्रोडक्ट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, प्रोडक्ट। अरे भाई, इस बैक्टीरिया के शरीर में हमने जीन लॉन्च कर दिया, अब ये बैक्टीरिया जैसे जैसे डिवाइड करेगा और इसके शरीर के अंदर वो प्रोडक्ट बनेगा, तो उस प्रोडक्ट को हम प्राप्त करेंगे। बस यही हमारा मेथड है कि हम किसी भी जीएमओ से उसका प्रोडक्ट कैसे प्राप्त करें। जीएमओ से उसका प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए एक बर्तन होता है, एक इक्विपमेंट होता है, एक कंटेनर होता है जिसके अंदर ये काम करते हैं, और हम उसे बायोरिएक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोरिएक्टर। यानी कि जिस बर्तन में इस बैक्टीरिया को ले करके इसका प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उस बर्तन को हम क्या नाम देते हैं, उस वेसल को हम बायोरिएक्टर कहते हैं। बहुत सिंपली हम आपको बताएंगे कि गांव वाले भी बायोरिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं, बस वो जानते नहीं हैं, ना वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं। वो दारू बनाते हैं गांव में, है कि नहीं, महुआ, दोनों महुआ, इस समय महुआ होता है, फूल होता है, उसका आ रहा है,
है कि नहीं। अब वो कलेक्ट करके उसको ड्राई कर लेते हैं, सुखवा लेते हैं, और उसमें शुगर कंटेंट काफ़ी होता है। फिर महुआ को रख देते हैं फर्मेंट करने के लिए, पानी में भिगो कर उसको अंधेरे कमरे में रख देते हैं और काफ़ी दिनों तक पड़ा रहता है वैसे। फिर वो सड़ता है उसमें, तो गाँव की भाषा में उसको सड़ना कहते हैं और हम उसको फर्मेंटेशन कहते हैं। अब उसमें जब फर्मेंटेशन हो जाता है तो फिर उसमें अल्कोहल पैदा होने लगता है। अब उसको क्या करते हैं, उसका डिस्टिलेशन करके और वो दारू उसका जो है एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब डिस्टिलेशन की प्रक्रिया आपको पता है कि क्या होता है। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी वोलेटाइल लिक्विड को वार्म करके उसका वेपर फॉर्म में लाते हैं, बाद में कंडेंसर इस्तेमाल करके उसको ठंडा कर लेते हैं। तो जब कभी भी वेपर ठंडा होता है तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो करते क्या है कि महुआ को जब वो उबालते हैं तो उसमें जो अल्कोहल होता है, वोलेटाइल लिक्विड होता है, वो तो लिक्विड फॉर्म में आने के बाद फिर वो क्या होता है, जब उसको हम ठंडा करते हैं तो कंडेंस करके वो बोतल में इकट्ठा हो जाता है, उसी का नाम है शराब। अब वो जो मशीन है, उसकी जो फैक्ट्री है पूरी, उसको बायोरिएक्टर कहा जाता है, चाहे वो मिट्टी की हांडी ही क्यों ना हो। सामान्य तौर पर गांव में दारू बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, मटका इस्तेमाल करते हैं। मटका, हांडी मिट्टी की होती है, उसी में रख करके डिस्टिलेट करते हैं। देखा होगा शराब की फैक्ट्री अक्सर पुलिस वाले पकड़ते हैं तो पेपर में छपता है कि आज अवैध शराब बरामद हुई है। अभी अवैध शराब का एक, हाँ, लहन कहते हैं उसको, अभी अवैध शराब का एक कारोबार अभी यहाँ पर गोसाईगंज में पकड़ा गया है। कई लोग मर गए हैं उसमें, प्रधान भी गिरफ्तार हो गया वहाँ का। हाँ, दारू पिलाते हैं, सब हर जगह चल रहा है। बस जहाँ पर केस हो जाता है पुलिस वहाँ पहुँच करके उस पर पेपर ऊपर में छाप देती है, बाकी जगह से पैसे लेकर काम चलाती है कि नहीं। ये चलता रहता। पुलिस को पता है कि कल्लू कहाँ दारू बना रहा है और मंगू कहाँ दारू बना रहा है। आज नहीं छंगू आज जेल गया था तो नहीं, छंगुआ की औरत बना रही थी, सब पता है सालों को, इनको सबको पता रहता है कि कहाँ से माल मिलना है। चलिए, हम उस पर ज़्यादा और डिस्क्राइब नहीं कर सकते कहाँ कहाँ चोरी करते हैं ये सब। शराब बनवाने के लिए 20-25 हज़ार रुपये हमने हाई कोर्ट में खर्च किया, PIL फाइल किया था। हमारे गांव में बहुत बन रहा था, कई मर गए, किडनी फेलियर हुआ, लीवर फेलियर हुआ, इन सबका पेपर खूब निकल रहा था। उधर दारू बनाने के लिए, बंद कराने के लिए अभियान हमने PIL फाइल किया था, अपना पैसा खर्च किया 20-25 हज़ार रुपये, लेकिन फिर भी ये है वहीं कि वहीं है। होता क्या, पुलिस वाला ट्रांसफ़र हो गया, दूसरा आ गया, उसने सेटिंग कर लिया। क्या करें, अब घर घर थोड़ी ना बैठे रहेंगे। हाँ, सारे मिले रहते हैं, सबको पता है। चलिए, तो वो मैं बात कर रहा था, दारू पर हमें नहीं जाना है, हम बात कर रहे थे उसी बायोरिएक्टर की। तो दरअसल में जो मिट्टी की हांडी है, इसका स्थान अब स्टील की हांडी ने ले लिया। अब क्या है कि स्टील के बड़े बड़े टैंक होते हैं फर्मेंटेशन के लिए, क्योंकि सरकार भी तो दारू बनवाती है। अब सरकार की जो दारू बनती है उसको डिस्टिलरी कहते हैं, डिस्टिलरी, वहाँ पर शराब बनती है। चले जाइए मसौदा, वहाँ पर देसी शराब का कारखाना है पूरा, कैसे बनता है कि नहीं, सीरे से शराब बनाते हैं। तो पूरा इनका यंत्र जो होता है वो क्या कहलाता है, वो बायोरिएक्टर कहलाता है। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जैसे गांव में माँ जो है दूध से दही बनाती है। कुछ बेचैनी है, अरे भाड़ में जाए, दिखे चाहे ना दिखे, हमारी आवाज़ तो सुनो। अभी बाद में बता देंगे कहाँ क्या दिक्कत है। कौन सी लाइट गड़बड़ कर रही है, जो बंद करो इसको भाई, ये वाली बंद करो, देखो तो अंधेरा कायम करो। अब बताइए, नहीं फिर आपने जला दिया बंद करके, अब नहीं है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से जो है क्या किया हमने, बायोरिएक्टर के बारे में बताया। तो स्टील के टैंक होते हैं ये, और ऐसे ही स्टील के टैंक आपकी किताब में दिखाए गए NCERT में। तो आपसे टैंक तो पूछा नहीं जाएगा, बस ये पूछते हैं कि मोस्ट पॉपुलर टैंक कौन सा होता है। तो स्टील का स्पार्ज्ड टैंक होता है, लिखा हुआ उसमें स्टील स्पार्ज्ड टैंक होता है। तो गाँव में जैसे माँ जो होती है वो दूध से दही बनाती है, तो उसमें बिलोड़क लगा होता है, जानते हैं आप बिलोड़क, स्टेरर, ये मथानी दूध को मत्ती है ना, एजिटेट करती है, उसको एजिटेशन कहते हैं। ऐसे खूब मत्ती है तो उसमें से जितना भी मक्खन होता है उसकी डेंसिटी कम होने की वजह से वो दूध के सरफेस पर ऊपर आ जाता है और छाछ उसका नीचे रह जाता है। तो उसका जो क्रीम ऊपर का होता है निकाल करके उसी को मक्खन कहते हैं, किनारे कर दिया, बाद में उसको गर्म करके घी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ठीक उसी पैटर्न पर एजिटेटर लगे हुए होते हैं, रोटर्स, उनके ब्लेड्स होते हैं। जब उसकी मथानी करते हैं तो ऊपर झाग कलेक्ट होता है, उस झाग को तोड़ने के लिए, वो फॉर्म कहते हैं यहाँ पर टेक्निकल लैंग्वेज में, तो उसको ब्रेक किया जाता है। अब ये काम कैसे करते हैं, तो पूरी प्रक्रिया आप समझिए। इसमें जो बैक्टीरिया आपने डाला है, अब इसको क्या करते हैं कि सुटेबल एटमॉस्फेयर देते हैं, इसको सुटेबल एटमॉस्फेयर देंगे और ये क्या करेगा, इसका जो प्रोडक्ट है वो फर्मेंट करेगा, ये प्रोडक्ट बनाएगा वो फर्मेंट करेगा। अब उसको हमें प्योर फॉर्म में प्राप्त करना है। तो इसमें इसी टैंक में, मान लो कि ये स्टील का टैंक है, बैक्टीरियल सेल अब किसमें पड़ी हुई है, स्टील टैंक में है। ऐसे स्टील के टैंक बने हुए हैं, ऊपर जो है ये यहाँ पर इसका प्रेशर अंदर कितना है ये मीजर करते हैं, इसका pH कितना है ये मीजर करते हैं। यहाँ से एयर इसको सर्कुलेट कराते रहते हैं और इसके अंदर एक बिलोड़क लगा हुआ होता है। तो इसमें ऐसे ब्लेड्स लगी होती हैं और ये जो ब्लेड्स होती हैं ये घूमती हैं, ऐसे ऐसे नाचती हैं।
जब नाचती हैं तो ऊपर जितना भी फॉर्म होता है उसको वो ब्रेक करती हैं, और मशीन को इसको लिक्विड को जो है ये कलेक्ट करते हैं, जो है ऐसे मथते रहते हैं, तो इससे इनको प्रोडक्ट जो होता है प्योर फॉर्म में, ऊपर फॉर्म के फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो इस पूरे टैंक को हम स्टील स्पार्ज्ड टैंक कहते हैं। इसमें 2 प्रकार के टैंक बना के दिखाए गए हैं किताब में आपके, वहाँ से आप देखेंगे, डायग्राम कभी पूछेंगे नहीं। मोस्ट कॉमन टाइप का टैंक जो इस्तेमाल करते हैं उसको स्टील स्पार्ज्ड टैंक कहते हैं। समझ में आ गया? अब इसमें एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि इस बैक्टीरियल सेल का जो प्रोडक्ट होता है इसको प्योर फॉर्म में पाने की जो विधि होती है उसको क्या कहते हैं? तो दैट इज नोन एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं इसको। इनाकुलेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल इन कल्चर, इस कल्चर को क्या कहेंगे? तो जब भी बैक्टीरियल सेल का कल्चर लिक्विड में हम करते हैं तो उसको ब्रॉथ कल्चर कहते हैं, BROTH, ब्रॉथ। लिक्विड फॉर्म में जब हम कल्चर मीडियम तैयार करते हैं तो उसको ब्रॉथ कहा जाता है, BROTH। किताब में सब आपके लिखा हुआ, मैं बता दे रहा हूँ, ब्रॉथ, BROTH। लिक्विड कल्चर जिसमें होता है बैक्टीरिया का उसको हम ब्रॉथ कहते हैं, BROTH। द लिक्विड कल्चर ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज ब्रॉथ। और वहाँ पर प्रोडक्ट पैदा होता है। इस प्रोडक्ट को हम प्योर फॉर्म में जब आइसोलेट करते हैं तो प्योर फॉर्म में आइसोलेट करने की इस तकनीक को हम क्या नाम देते हैं? हम इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। प्योर फॉर्म में किसी भी प्रोडक्ट को प्राप्त करने की टेक्निक को डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। तो एक चीज, लिक्विड कल्चर क्या कहलाता है? द लिक्विड कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। बस 2-3 पॉइंट नोट कर लो जिन पर क्वेश्चन बनेगा। लिक्विड कल्चर ऑफ जर्म, बोलते हैं इसको ब्रॉथ बोलते हैं। द टेक्निक टू गेट द प्रोडक्ट ऑफ बैक्टीरिया, प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोब इन प्योर फॉर्म, क्या कहेंगे इसको? इट इज नोन एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं इसको। ये है, इट इज नोन एज द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। कौन सा? बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इस पर हमने पूरी चर्चा कर लिया है। अब इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं इसको। इसका अप्लाइड एस्पेक्ट हमको पढ़ना है, अपने नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। 17 मिनट।